नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको मानव जनन भाग 3 के बारे में बताएंगे। हमने आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताया। भाग 1 में आपको बताया गया किस तरीके से जनन, लैंगिक जनन होता है मानव में, और उसमें आपको बताया गया जो प्राथमिक अंग होते हैं, द्वितीयक अंग होते हैं। आपको वृषण के बारे में बताया गया। इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 में मादा जनन के बारे में बताया गया। मादा जनन का प्राथमिक अंग कौन सा होता है, और नर जनन में प्राथमिक अंग कौन सा होता है, और द्वितीयक या सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, और किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपको भाग 1 और भाग 2 में बताई जा चुकी हैं। अब हम आपको भाग 3 में अंड जनन के बारे में बताएंगे, वह जेनेसिस जिसे कहा जाता है। तो अंड जनन कहाँ देखा जाता है? मादा के अंडाशय में, यानी अंडाणु में, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो जिसे हम अंडजनन कहते हैं। तो हम हेडिंग बनाएंगे अंड जनन, ठीक है, जिसे हम oogenesis कहते हैं। ठीक, oogenesis कहा जाता है या अंडजनन कहते हैं। अब आपको हमने बताया अभी कि अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं? अंडाणुजनन कहा जाता है। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु निर्माण ही क्या कहलाता है? अंडजनन। यानी अंडाशय में अंडाणु निर्माण ही अंडजनन कहलाता है। अब यह क्रिया कहाँ देखी जाती है? मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से मादा का अंडाशय, ठीक है, मादा का अंडाशय इस तरीके से। अब हम इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण किस तरीके से होता है, हम इस चीज को देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आपको याद रखने वाली बातें बता दी जाए, जिसको आप लोग याद रखिएगा और महत्वपूर्ण भी है। जैसे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण भ्रूणीय परिवर्तन की क्रिया के समय ही हो जाता है। यानी मादा में अंडाणुओं का निर्माण कब होता है? भ्रूणीय परिवर्तन जब वह भ्रूण में होती है, ठीक है, तभी उसमें क्या होता है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब आपको जो है, यानी जब मादा शिशु, ठीक है, भ्रूण में होती है ना, यानी जब मादा शिशु भ्रूण में, भ्रूणीय अवस्था में या भ्रूण अवस्था में होती है, उसी समय अंडजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी जो मादा होती है वह जब भ्रूणीय अवस्था में होती है, तभी उसमें अंडजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें अंडाणु का निर्माण होने लगता है। यानी जब वह माँ के गर्भ में होती है और मादा शिशु होती है, ठीक है, फीमेल होता है, तभी उसमें क्या होता है? अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ, उसमें अंडजनन की प्रक्रिया या अंडाणु बनने की प्रक्रिया उसमें क्या होती है? शुरू हो जाती है। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में किशोरावस्था आने के बाद, यानी जब किशोरावस्था आ जाती है, वह अपने एडल्ट स्टेज पर होता है, यानी उसकी उम्र 13 से 14 वर्ष की होती है, तब उसमें क्या होते हैं? शुक्राणु जनन की क्रिया देखी जाती है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो मादा में कब होता है हमने आपको बताया। लेकिन जैसे अब मादा में भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही अंडाणु बनते हैं, और जब मादा जो होती है, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही उसमें अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है, और कई मिलियन अंडाणु बनते हैं। 1 2 4 8 10 12 नहीं, कई मिलियन अंडाणु बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मातृ युग्मक कोशिका कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? मातृ युग्मक कोशिका, ठीक है, हम उसे मातृ युग्मक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब यही जो मातृ युग्मक कोशिका होती है, इसे ही हम अंड जननी कहते हैं, या वह oogonia। ठीक है, इसी मातृ युग्मक कोशिका को हम अंड जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जननी, यानी oogonia।
अब इसी ओगोनिया के निर्माण की क्रिया के द्वारा, अब इसमें आपको बताया गया कि यह जो होता, अगर जैसे आपको कहा गया कि किसका निर्माण होता है, मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण होता है, जैसे अंडजननी कहा जाता है। अगर यानी जब यह भ्रूण अवस्था में होता है, ठीक है, जब फीमेल भ्रूण अवस्था में होती है, अगर यह प्रक्रिया तब इसमें ना हो, ठीक है, तो बाद में इसका निर्माण नहीं होता, यानी अंडजननी मात्र युग्मक कोशिका का निर्माण नहीं होता है, यानी इसका निर्माण भ्रूण परिवर्तन की क्रिया के समय ही हो जाता है, उसके बाद इसमें यह प्रक्रियाएं कभी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से यह जो अंडजननी कोशिका होती है, यानी अंडजननी ओवगोनिया होती है, अब यह अंडजननी ओवगोनिया से किस तरीके से अंडाणु यानी ओवा का निर्माण होता है। तो अब हम देखेंगे, अब मान लेते हैं यह क्या है, एक अंडजननी कोशिका, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अंडजननी कोशिका कहेंगे। अब इस अंडजननी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इस अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा एक कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। अब यह कोशिका जो होती है इसे प्राथमिक अंडक कहते हैं, ये जो कोशिका बनती है इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक अंडक को प्राइमरी ओसाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम जो यह प्राथमिक अंडक होता है, अब इस प्राथमिक अंडक के द्वारा किसका निर्माण होगा, प्राथमिक अंडक के द्वारा फिर से विभाजन होगा, और उस विभाजन की क्रिया के द्वारा फिर से जो कोशिका बने उसी प्राथमिक ध्रुवक कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक ध्रुवक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब इसके द्वारा जो बनी कोशिका होती है इसे हम कहते हैं प्राथमिक ध्रुवक, ठीक है, लिख सकते हैं प्राथमिक ध्रुवक कहा जाता है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब इस प्राइमरी फॉलिकल के द्वारा जो कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक पुलक, ठीक है, क्या कहेंगे, द्वितीयक पुलक कोशिका या फूलक कोशिका, जिसे फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। यह जो होगी किसका निर्माण करेगी, द्वितीयक फूलक का, ठीक है, प्राथमिक फूलक और द्वितीयक फूलक। द्वितीयक फूलक जिसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब यह जो द्वितीय फूलक यानी प्राइमरी फूलक का मतलब इधर किनारे किनारे इस तरीके से क्या बना ले, बहुत सारी कोशिकाओं का आवरण बना ले। किसका आवरण बना, प्राथमिक अंडक का। प्राथमिक अंडक का जो आवरण बनाती है इसे प्राथमिक ध्रुवक कहा जाता है, ठीक है। अब जो प्राथमिक ध्रुवक रहा, अब इस पे किसका निर्माण हो जाता है, दो लेयरों का, दो परतों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से दो परतों का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं, ठीक है, यानी सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। अब इसमें जो कोशिका पाई जाती है इस तरीके से क्या पाया जाएगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब एक कोशिका नहीं ना, कोशिका के बीच में एक जो होता है प्राथमिक फॉलिकल, तो जो इसका आवरण हो गया। अभी क्या रही, मध्य में जो पाई जा रही है प्राथमिक अंडक, इसके अंदर भी प्राथमिक अंडक पाया जाता है। फिर से इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। विभाजन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा, इसमें इस तरीके से बड़ी कोशिका बनेगी, ठीक है। और इसमें जिसका जो कोशिका बनेगी, एक से दो कोशिका, जैसे पहले एक थी, अब एक से कितनी कोशिका बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। एक से दो कोशिका बनी, ठीक है। अब इस तरीके से दिखा देते, एक पहले से थी, विभाजन की क्रिया द्वारा एक से दो कोशिकाएं फिर से बनी, ठीक है। अब इस एक से दो कोशिका का जो निर्माण होता है, एक को कहते हैं द्वितीयक अंडक और एक को कहते हैं तृतीयक फूलक, ठीक है। तृतीयक फूटक कहा जाता है, सॉरी फूलक नहीं होगा, तृतीयक फूटक होगा,
ठीक है, ये प्राथमिक ध्रुवक हो गया, ये ऊतक, द्वितीयक ऊतक। अब यहाँ पर एक प्राथमिक ध्रुवक या ऊतक कह सकते हैं इसे, ऊतक। ठीक है, अब यहाँ पर जो बनेगा एक तो इसमें कोशिका बनती है, इस तरीके से हम पहले देख लेते हैं इसको फिर से। एक बड़ी कोशिका का निर्माण हुआ। अब ये जो बड़ी कोशिका है, ये फूलक जो बनता है, ऊतक जो बनता है, उसमें एक जो कोशिका होगी इसे कहेंगे हम प्राथमिक प्रथम ध्रुवी पिंडक, प्रथम ध्रुवी पिंडक कहा जाता है। अब इसमें एक कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा उसका निर्माण हुआ। अब जो एक कोशिका बची, इसे हम कहते हैं द्वितीयक अंडक कहा जाता है। क्या कहेंगे? द्वितीयक अंडक कहते हैं। अब इस द्वितीयक अंडक में क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन की क्रिया द्वारा या आगे की अवस्था, इसके जो बाहरी आवरण होता है उसे हम कहेंगे तृतीयक ऊतक। ठीक है, अब ये 3 स्तर वाली लेयर बना लेता है। ठीक है, 3 स्तर वाली लेयर बनाता है, जिसे हम कहते हैं तृतीयक ऊतक। तृतीयक ऊतक कहा जाता है। अब इसके बाद किसका निर्माण होगा? अब एक यह जो कोशिका तृतीयक अंडक है, अब ये परिपक्व ऊतक का निर्माण करेगी, जिसमें एक पाया जाएगा, एक यानी अंडाणु। ठीक है, अब हम इसको आगे दिखाते हैं। अब यह जो अभी तक बढ़ती क्रम में जा रही थी, अगले स्टेप में क्या होगा? यह परिपक्व ऊतक का निर्माण करती है। जैसे इस तरीके से संरचना, ठीक है, इस तरीके से संरचना बनती है। अब इस तरीके की जो संरचना होती है, इसके बीच में केंद्र पाया जाता है। केंद्र कहते हैं, सेल कहा जाता है। कौन सी कोशिका है? द्वितीयक अंडक कोशिका। इसके अंदर जो पाई जाती है ना, जिसे परिपक्व ऊतक या ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ये क्या हुआ? परिपक्व ऊतक, परिपक्व ऊतक, ये इसे ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। ग्राफियन पुटिका, ये इसे ग्राफियन परिपक्व ऊतक या ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्या कह सकते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ठीक, अब इस परत को क्या कहते हैं? जो अब इसके अंदर जो कोशिका पाएगी, जो केंद्र पाया गया, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब इसके अंदर केंद्रक है, कौन सा केंद्रक है? अंडक है। अब यहाँ पर जो आवरण होगा, इसे हम कहेंगे ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा लेयर पाई जाएगी। अब जो परिपक्व ग्राफियन पुटिका है, यानी मेच्योर ग्राफियन पुटिका जो है, अभी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है, मेच्योर ग्राफियन पुटिका क्या हो जाती है? फट जाती है। इस तरीके से मेच्योर ग्राफियन पुटिका फट जाती है। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये जो कोशिका होती है, कौन सी? द्वितीयक अंडक, अभी क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगी। और इस पर क्या पा जाएंगे? इसे हम एक कह सकते हैं या अंडक कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अंडक कहेंगे। अब एक अंडक या एक कह सकते हैं, इसकी बाहरी परत को ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है। ठीक है, यह ज़ोना पेलुसिडा अंडक के साथ लगा होता है, और किसके माध्यम से? जिसमें फिम्ब्रिन पाया जाता है, फिम्ब्रियाई के माध्यम से, या जिसे झालर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगा रहता है झालर। कहां पर? यूटेरस में। दिखा देते हैं आपको इस तरीके से।
इस तरीके से यूटेरस ऊपर गर्भाशय, ठीक है। अब यहीं पर क्या पाया गया, फिंगरिंग पाई गई, जिसे झालर कहा गया। अब यह क्या हुआ, अंडाशय हुआ। अब यहाँ से इसका निर्माण हुआ ग्राफीन पुटिका फटी, और क्या हुआ, इसका एक इसके माध्यम से फिंगरियाई के माध्यम से, झालर के माध्यम से क्या हुआ, आगे की तरफ गया। और कहाँ जाता है आपको बताया गया, कहाँ पहुंचेगा, इम्पुलरी एस्थमस जंक्शन पर। यह वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, इधर इस्थमस और इधर एम्पुला, ठीक है। दो भाग होते हैं, एम्पुला और एस्थमस के बीच का जो भाग होता है इसे इम्पुलरी एस्थमस जंक्शन कहा जाता है। उसके माध्यम से यह इसके साथ अंडक जो होता है, इसके साथ जोना पेलुसिडा के साथ कहाँ पहुंचती है, यहाँ पर, ठीक है। और जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन का कार्य होता है, फर्टिलाइजेशन के जन्म का कार्य देखा जाता है। जन्म के कार्य के द्वारा जब स्पर्म मादा जनन पथ पर आता है, मादा जनन पथ पर आने के बाद ये कहाँ पहुंचता है, यहाँ पर, इसके पास एग सेल के पास या अंडाणु के पास, ठीक है। यानी बताया गया जब ग्राफीन पुटिका फट जाती है, अंडाणु बाहर की तरफ बाहर जाना शुरू कर देते हैं, यानी जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ठीक है। यानी जब ग्राफीन पुटिका फटी, ग्राफीन पुटिका के फटने के बाद अंडाणु के बाहर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। समझ में? फिर बता देते हैं एक बार, जैसे ग्राफीन पुटिका के फटने के बाद अंडाणु का बाहर निकलना, बाहर मतलब यहाँ इम्पुलरी एस्थमस जंक्शन अंडवाहिनी में आने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यानी अंडाणुओं के निकलने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा अंडाणु यहाँ पहुंचा, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन क्रिया द्वारा स्पर्म इसके पास पहुंचा, और क्या किया, स्पर्म में क्या होता है, इसमें जोना पेलुसिडा अंडाणु में लेयर होती है, परत होती है। इससे पहले आपको स्पर्म बताया गया, स्पर्म की संरचना, स्पर्म के आगे वाले छोर पे क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें ऐसी क्षमता होती है इसको, यानी जो जोना पेलुसिडा जो परत होती है उसको भेद करके इसके अंदर इसका केंद्र प्रवेश कर जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। और उस निषेचन की क्रिया के बाद इसका निर्माण हो जाता है, युग्मनस का निर्माण होता है। और वह युग्मनस जो होता है बाद में किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन इससे पहले एक घटना और होती है, जो यह प्रक्रिया है, जैसे जब ओवा यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी एक संरचना, जैसे ओवा का दिखा देते हैं हम, यहीं पर दिखा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ओवा है, इस तरीके से अंडाणु हुआ, अंडक जिसे कहा जाता है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, जोना पेलुसिडा पाया जाता है, जो लेयर होती है जिसके माध्यम से ढका हुआ होता है। अब ये जोना पेलुसिडा में क्या होता है, एक पाया गया केंद्र, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं, अंडक कहा जाता है। अब जो अंडक होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा एक सेल और बनता है, इसे द्वितीय ध्रुव पिंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्वितीय ध्रुव पिंड कहा जाता है। अब इसका कुछ मेल रोल नहीं होता है, लेकिन विभाजन की क्रिया द्वारा जब यहाँ से फट करके वहां पर पहुंचती है इम्पुलरी एस्थमस जंक्शन पर, तब तक इसका निर्माण हो चुका होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा स्पर्म जो होता है इसके साथ स्थित होता है और युग्मनस का निर्माण करता है, ठीक है। इसके आगे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है इसकी, अंडाशय की। फिर ये टॉपिक अंडाशय यानी अंडाणु, अंडजनन की क्रिया समाप्त होती है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको एक दूसरी अवस्था यानी सिस्टमैटिक तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस पूरी प्रक्रिया को बाहर लिखना हो, जैसे किस तरीके से निर्माण हो रहा है, किस तरीके से लिखते हैं, तो जैसे हम आपको बताए थे, इसी को हम जो है अंडजननी कोशिका के माध्यम से किस तरीके से, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया किस तरीके से इसका निर्माण होता है। लेकिन अगर हम सरल तरीके से देखना चाहें किस तरीके से इसका निर्माण होता है, तो हम फिर से आपको दिखा देते हैं इसका सरल तरीका, जिससे हम आसानी से जिसको हम याद कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बताया गया क्या पाया जाता है, अंडजननी, ठीक है। क्या पाई जाती है, अंडजननी होती है, जिसे ओवोगोनिया कहते हैं।
अंडजननी जैसे ओगोनिया कहा जाता है। अभी जो अंडजननी होती है वो आपको बताया गया डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, द्विगुणित होते हैं। यह अंडजननी की एक कोशिका हुई। अब इस अंडजननी की कोशिका में क्या होता है, विभाजन होगा। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, पूर्वावस्था में, ठीक है, पूर्वावस्था में यह क्या होता है, अंडजननी पूर्वावस्था फर्स्ट में अंडजननी कोशिका का निर्माण होता है। अंडजननी कोशिका यह हुई। अब अंडजननी कोशिका में किसका निर्माण होता है? प्राथमिक अंडक का। आपने देखा कहाँ बनाया? प्राथमिक अंडक बना, किस क्रिया द्वारा? अर्धसूत्री। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन में बताया था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्वावस्था प्रथम के द्वारा होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसमें फिर से क्या होगा, ये क्या बनेगी? प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। अब इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट प्रथम विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होना चाहिए, ठीक है, समसूत्री विभाजन, क्योंकि यहाँ पर टू कंडीशन समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा अब जो है किसका निर्माण हुआ? समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ, जो कि आपको दिखाया गया, ठीक है, प्राथमिक अंडक बना। अब प्राथमिक अंडक, अब जो प्राथमिक अंडक है, अब इसके द्वारा किसका निर्माण होगा? अब प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री इसमें होगा, सॉरी अर्धसूत्री होगा लेकिन पूर्वावस्था होगा ना, अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्वावस्था। अब इसमें प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब इसके द्वारा जो कोशिका बनी उसे प्राथमिक अंडक कहा जाता है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा दो कोशिका बनती है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, जिसमें यह प्रक्रिया पूर्ण होती है ना। अर्धसूत्री विभाजन लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन हो। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण? द्वितीय अंडक का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या बना? द्वितीय अंडक का निर्माण होता है। अब यह जो द्वितीय अंडक बनता है, अब द्वितीय अंडक या सेकेंडरी ओवसाइट हम इसे कह सकते हैं। अब इस सेकेंडरी ओवसाइट में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर से अर्धसूत्री सेकेंड, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा, जिससे क्या होगा? इस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक कोशिका को हम दिखाते हैं क्योंकि एक ही की आवश्यकता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम दिखाएंगे, एक को कहेंगे अंडक, जो एक कोशिका के माध्यम से बनता है, एक सेल के माध्यम से, एक को अंडक कहा जाता है, या सॉरी अंडक अंडाणु कहेंगे, ठीक, क्योंकि अंडाणु का निर्माण जब पूर्ण हो जाता है। एक को अंडाणु कहा जाता है, एक कोशिका बनी ना, यहाँ पर दिखाए थे, एक अंडाणु बनी और दूसरा क्या बनेगी? द्वितीय ध्रुवीय पिंडक, द्वितीय ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया अंडजनन को, जो अंडजनन पूरी तरीके से पूर्ण हुआ। अब हम आपको बताएंगे इसके अगले वाले भाग में, अब तक की यह जो प्रक्रिया रही, यह पूरा जनन पूर्व घटना, जैसे आपको बताया गया 3 घटनाएं। जो पहली घटना थी निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद जो दूसरी घटना है वो है निषेचन, और तीसरा जो है वो निषेचन पश्च घटना, ठीक है। इन 3 घटनाओं के क्रम में यह पूरा आपका जो मानव जनन चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो आपको बताया कि निषेचन पूर्व घटना रही, यानी निषेचन पूर्व में किस तरह से शुक्राणुओं का मादा जनन अंग, नर जनन अंग क्या होते हैं, नर युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है, मादा युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है, यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई। अब आपको आगे जो इसका चौथा भाग होगा, आपको उसमें बताया जाएगा निषेचन और निषेचन पश्च घटना के बारे में। ये सारी जो टॉपिक हैं इसको आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और
चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, जो आपको वीडियो प्राप्त हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट लाइक भी करिए, कमेंट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए, ठीक है। तो जीजे ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम आपको इसके चौथे भाग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।